मेरे मम्मी पापा अभी भी बिजनेस ट्रिप पर बाहर हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसलिए हम ब्याओगे के घर पर रह रहे हैं। टीवी स्टेशन के साथ अपॉइंटमेंट रविवार दोपहर को है, जो स्कूल की कुछ घंटों की छुट्टी के साथ मेल खाता है। ब्याओगे और मुझे शुरू में चिंता थी कि हमारे मम्मी पापा ऐतराज़ करेंगे, लेकिन हैरानी की बात है कि लियूरुआन के परिवार, खासकर ब्याओगे की माँ, मेरी गॉड मदर के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर वे बहुत गुस्सा हो गईं। उन्होंने तुरंत गाली देना शुरू कर दी और कहा, ये हमारे शहर के लिए शर्म की बात है। ये शहर का टॉप स्टूडेंट है, भविष्य का चैंपियन। ये बेलहम फैक्ट्रियां सच में हमारा नुकसान कर रही हैं। उन पर केस करो, खूब पढ़ाई करो। आंटी तुम्हारे लिए केस करने के लिए वकील ढूंढ देंगी। गाली देने के बाद मेरी गॉड मदर ने लियू रुआन का हाथ पकड़ा और कहा, एग्जाम 8 महीने में है। मेरे दोनों बेटों को देखो, ये दोनों बेवकूफ़। क्या वे वोकेशनल कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते? मुझे चाहिए कि तुम उन्हें ट्यूशन दो। आंटी तुम्हारे मम्मी पापा का ध्यान रखेंगी। अगर तुम इन दोनों छोटे कमीनों को वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन दिला सको, उन्हें यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दिला सको, तो मेरा पूरा परिवार तुम्हारे आगे झुक जाएगा। हम तुम्हें चाइनीज़ न्यू ईयर पर सबसे अच्छी सीटें देंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने कितने ट्यूटर रखे हैं। इन दोनों के दिमाग में जैसे कोई चीज़ अटक गई है। वे पूरी तरह से बेकार हैं। मेरा भाई और मैं असल में बहुत मिलनसार और कॉन्फिडेंट हैं, सिवाय पढ़ाई के। ऐसे समय में हम अपना सिर झुका लेते थे, एक दूसरे को देखते थे और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। हम ये देखने के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा अपना सिर झुका सकता है। अचानक मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा और हम हंसे बिना नहीं रह सके। ये बहुत सीरियस माहौल था। मेरी गॉड मदर बहुत गुस्से में थीं, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाए। मेरी गॉड मदर भड़क गईं। तुम्हारी अभी भी हंसने की हिम्मत? तुम दोनों ड्रैगन और फीनिक्स की जोड़ी, एक को 250 मिले, दूसरे को 380। तुम्हारी अभी भी हंसने की हिम्मत? मेरे भाई ने गुस्से में जवाब दिया। उसकी गर्दन अकड़ गई थी। माँ, तुम सच में लोगों को नीची नज़र से देखती हो। जूनियर कॉलेज की डिग्री कोई भी ऐसा कर सकता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हें 250 मिले? फिर भी तुम लाइन में आ गईं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बेचारे 20 साल के बच्चों, सावधान रहना, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। गॉड मदर पूरी तरह से गुस्से में थी। भाई ब्याह को कुछ बार लाते पड़ी। आखिर में लियू रुयान ने कहा, 8 महीने बहुत हैं। तुम एक अच्छे जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। गॉड मदर का गुस्सा शांत हुआ। भाई ब्याओ धीरे से बुदबुदाए, जूनियर कॉलेजों में अलग अलग लेवल होते हैं। गॉड मदर ने टेबल पर हाथ पटका। तुमने क्या कहा? भाई ब्याओ चिल्लाया, मुझे कुछ पैसे दो। गॉड मदर गुस्से से चुप हो गई। अपना माथा छूते हुए उसने कहा, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए। गॉड मदर ने जिस वकील को हायर किया था, उसे कंपनी ने खास तौर पर हायर किया था। वकील बहुत प्रोफेशनल था। मौजूद सबूतों को संभाल कर रखने और उनकी कैटेगरी तय करने के बाद वो उस गली में गया जहां लियू रुयान की मां घायल हुई थी। हालांकि पूरी गली में कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था। अच्छी बात यह थी कि वहां गवाह थे। हालांकि कुछ गवाह बदले की कार्रवाई से डरे हुए थे और गवाही देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वकील के बार बार भरोसा दिलाने के बाद ही उनमें से एक माना। कुछ चाचा चाची लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने के बाद ग्लास फैक्ट्री से झगड़ बैठे और नाराज होकर शिकायत करने के लिए वकील के पास गए। उन्होंने फैक्ट्री के घटिया काम, जबरदस्ती ओवरटाइम करवाने और ओवरटाइम के पैसे काटने का खुलासा किया। ये गवाह बहुत कीमती थे। वकील ने अपने पर्सनल कनेक्शन से ग्लास फैक्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ जानकारी हासिल की और फिर फैक्ट्री के घटिया क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट दी। लियू रुयान का इंटरव्यू लेने के बाद टेलीविजन स्टेशन ने आसपास के लोगों और स्कूल टीचरों का इंटरव्यू लिया। कई रिपोर्टरों को भी गुमराह किया गया। गॉड मदर के असिस्टेंट ने रिपोर्टरों की स्क्रीनिंग की, सिर्फ अच्छी रेपुटेशन वाले लोगों को रखा। जिस दिन बड़े प्लेटफॉर्म ने स्टोरी ब्रॉडकास्ट की, वकील ने ऑफिशियली केस फाइल कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद ग्लास फैक्ट्री के मालिक की हर जगह बुराई हुई। फैक्ट्री के पास रहने वाले भी गंदे पानी के डिस्चार्ज की दिक्कतों की शिकायत करने रिपोर्टरों के पास गए। आसपास रहने वालों की पिछली शिकायतों पर कोई सजा नहीं मिली थी। अचानक फैक्ट्री गिर गई और उसके लोग इधर उधर भाग गए। इससे जबरदस्ती दफनाने के कई मामले सामने आए। लियू रुयान के पिता फैक्ट्री में मशीनरी से घायल होने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला और इसके बजाय उन्हें हिंसा की धमकी दी गई।
कुछ पीड़ितों के परिवार तो न्याय मांगते हुए गलत तरीके से मर भी गए। ग्लास फैक्ट्री के मालिक की मामले को और भी बुरा बनाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंग्स पर कार्रवाई हुई और एक समय का ताकतवर लोकल तानाशाह रातों रात खत्म हो गया। मेरी गॉड मदर और माँ को बदले की कार्रवाई के डर से हर दिन हमें स्कूल से लाने और छोड़ने के लिए बॉडीगार्ड्स का इंतजाम किया गया। ग्लास फैक्ट्री के मालिक के केस में उसकी मेडिकल कंडीशन तय होने में समय लगा और मेरी गॉड मदर और माँ ने लियू रुयान को दिलासा दिया। उसे कहा कि वो मेहनत से पढ़ाई करे और किसी को परेशान न करे ताकि वो एक टॉप स्टूडेंट बन सके। शुक्र है स्कूल के टीचर्स ने स्टूडेंट्स को इस बारे में बात करने से सख्ती से मना किया था और क्लासमेट्स में तालमेल था। उन्होंने लियो रुयान को इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन कई दिल को छू लेने वाली छोटी छोटी बातें की। कोई ना कोई हमेशा लियो रुयान की किताबों और ट्यूशन की फीस देता था। क्लास मीटिंग के दौरान क्लास मॉनिटर और क्लासमेट्स चुपके से फीस जमा करने के लिए ग्रुप बनाते थे, जिससे लियो रुयान का हिस्सा बच जाता था। जब वे लियो रुयान को लंच के लिए लाइन में देखते थे तो सबसे आगे खड़े कुछ स्टूडेंट्स 2 पोर्शन ऑर्डर करते थे और उसे अपना पोर्शन देते थे, ये कहते हुए कि उनके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे हैं। पहले तो सबने चुपके से स्नैक्स और पानी खरीदा और लियो रुयान के ड्रॉअर में रख दिया। बाद में वो खुल गया। अफसोस, उन्होंने बहुत ज़्यादा खरीद लिया, इसलिए टॉप स्टूडेंट में बोझ बांटने में मदद की। वे सालों से क्लासमेट्स थे और सब जानते थे कि लियो रुयान की पर्सनैलिटी अच्छी है और वो दूसरों को मना नहीं कर सकती। वो तो कामों में मदद करने के लिए भी आसानी से मान जाती थी। अब सबके नेचुरल प्यार को देखते हुए वो बस अजीब तरह से माफ़ी मांग सकती थी। लेकिन वो जितनी ज़्यादा बात मानने वाली और पोलाइट होती, सब उसे उतना ही ज़्यादा चिढ़ाते। शुक्रवार दोपहर को एक गुस्सैल दिखने वाला बिन बुलाया मेहमान लियो रुयान को ढूंढने के लिए क्लासरूम में आ गया। क्लास मॉनिटर ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, क्लास को जगाया गया। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होमरूम टीचर को ढूंढने गया, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स ने कुर्सियां लेकर लियो रुयान का रास्ता रोक लिया और ये जानने की कोशिश की कि चोर क्या चाहता है। लियो रुयान ने उसे पहचान लिया कि वो वही चोर था जो कुछ लोगों को लेकर उसके घर आया था ताकि चीजें तोड़ सके। चोर शुरू में बहुत गुस्सैल था, चिल्ला रहा था और लोगों को पकड़ रहा था। आखिर में ब्रदर ब्याओ हॉलवे में भागा और चिल्लाया, चोर रुको। फ्लोर पर मौजूद सभी लोग बाहर भागे। उस हट्टे कट्टे आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रदर ब्याओ ने कूड़ेदान से किसी अनजान लिक्विड में मिला पोछा निकाला और घुटनों के बल बैठकर चिल्लाया, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें अंदर क्यों आने दिया? क्या तुम दीवार बांध कर आए थे? चोर, चोर को मारो। गैंग का लीडर घुटनों के बल बैठ गया और अपने घुटनों पर जोर जोर से मारने लगा। कुछ ही सेकंड में एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया और चोर को पीटने और घसीटने लगा। गैंग का लीडर तब तक चिल्लाता और गालियां देता रहा जब तक हेड टीचर और होमरूम टीचर आकर स्टूडेंट्स को भगा नहीं देते। स्कूल ने पुलिस को बुलाया। वो आदमी लियो रुयान को ढूंढने के लिए दीवार पर चढ़ गया। वो प्राइवेट चैट करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि पढ़ाई का माहौल इतना जबरदस्त होगा। लियो रुयान ने बेरुखी से कहा, मैं प्राइवेट चैट नहीं कर सकती, मुझे बस इंसाफ चाहिए। वो शायद ही कभी ऐसे इमोशन दिखाती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में नफरत बेकाबू थी। उसके चेहरे पर लाल नसें फैल रही थीं। मैंने उसे एक तरफ खींचा, धीरे से दिलासा देते हुए, ठीक है, इंसाफ होगा, जरूर होगा। उसका जबड़ा कड़ा हो गया और उसने अपने इमोशन दबाने से पहले कई गहरी सांसें लीं। उसने मेरी तरफ सिर हिलाया, उसका एक्सप्रेशन तुरंत नरम पड़ गया। अचानक उसने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया, उसके कंधे बेकाबू होकर अकड़ गए। एक घुटी हुई दबी हुई सिसकी हवा में भर गई। भाई ब्याओ ने उसे अपने कंधे पर खींच लिया, उसकी पीठ पर 2 बार मारा। बहन रो लो और हमें इतना बुरा नहीं लगेगा। उदास माहौल फिर से टूट गया। ये फिर से भाई ब्याओ ही होना था। दूसरा मंथली एग्जाम खत्म हो गया था। लियो रुयान की लगातार कोशिशों की वजह से ब्याओगे के 360 नंबर आए और मेरे 330। मैंने गलती से 400 बता दिया था। मेरी गॉड मदर और मेरी माँ बहुत खुश थीं और डिनर के दौरान लगातार लियो रुयान की तारीफ कर रही थीं। लियो रुयान को शर्म आ रही थी और उसने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, इस बार बीजिंग का एग्जाम था। मेरी गॉड मदर शराब पीते हुए और हंसते हुए बोली, वजन की किसे परवाह है? मेरे दोनों बच्चों की वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन का अच्छा चांस है। लियो रुयान हैरान रह गई। मेरी गॉड मदर ने अपनी जेब से कैश की एक गड्डी निकाली, खड़े खड़े उसे 3 हिस्सों में गिना और हमारे सामने फेंक दिया, डर के मारे लड़खड़ाते हुए।
अगली बार जब तुम एग्जाम दोगे तो अपनी माँ को देना, अपनी माँ को देना ताकि मैं ज़्यादा नंबर ला सकूं। हर पॉइंट प्रोग्रेस है और पैसे भी हैं। अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगी। उस रात ब्याओगे और मैं लियू रियान के बेडरूम में कार्पेट पर बैठकर आहें भर रहे थे। ब्याओगे अपने बॉटम को लेकर परेशान था और मैं दुखी था। दोबारा जन्म लेने के बाद भी मुझे पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है? अचानक भाई ब्याओ ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है फैंगयुआन? तुमने टेस्ट में मुझसे बुरा कैसे किया? हमने आज रात कांकियों से मिलने का वादा किया था दोस्त। मैं दोबारा जन्मा इंसान हूं। क्या तुम्हें लगता है कि हर दिन अपने बॉस की गुलामी करने वाला एक कॉर्पोरेट गुलाम हाई स्कूल एग्जाम में नंबर ला सकता है? मैं 300 नंबर लाकर भी खुशकिस्मत हो जाऊंगा। ये सब मेरी गलती है। लियू रुयान की माफी मांगने वाली आवाज आई। वो शरारती और उदास थी। अगर मेरे साथ ऐसा न हुआ होता तो तुम अपनी पढ़ाई में इतने पीछे नहीं होते। मैं तुम्हें बाद में ठीक से ट्यूशन पढ़ा दूंगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियू रुयान की ट्यूटरिंग का मतलब मुझे भाई ब्याओ और मेरे साथ बैठने के लिए पीछे की 4 लाइनों में ले जाना होगा। ठीक 3 लोग एक लाइन में थे और लियू रुयान बीच में थी। पहले पीरियड में ही उसने हमारा गो बोर्ड, शतरंज और ताश के पत्ते छीन लिए। वो बहुत गुस्सा थी। तुम लोग मजे के लिए कितना कुछ कर रहे हो। मैं स्टूडेंट्स को कैसे बताऊं कि अगर कोई आलसी काम करना चाहता है तो उसे बस ब्लैक बोर्ड को घूरना है और मार्शल आर्ट मूवीज की कल्पना करनी है। उस रात इंग्लिश और चाइनीज दोनों टीचरों ने याद करने का होमवर्क दिया। आमतौर पर ब्याओ और मुझे अगले दिन सुबह सेल्फ स्टडी के दौरान क्लासरूम के बाहर खड़े होकर जोर से पढ़ने की सजा मिलती थी, लेकिन अब यह सच में बर्दाश्त से बाहर था। लियू रियान ने टाइम देखा, मुंह बनाया और कहा, क्या तुमने एक भी टेक्स्ट याद नहीं किया? ब्याओ और मैं उसके सामने खड़े हो गए, फिर सिर झुका लिया। घर जाने के बाद भी हमें टीचरों का सामना क्यों करना पड़ता है? लियू रियान ने आह भरी। इसे याद कर लो, मैं तुम्हारे साथ जागती रहूंगी। ब्याओ और मैंने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखों में आंसू थे। तो उस रात आधी रात को भी विला से मजबूत रीजनल एक्सेंट वाले इंग्लिश वाक्य सुनाई दे रहे थे। पहले तो लियू रियान ने हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक किया, लेकिन बाद में उसने बस हार मान लो। उसने गहरी सांस ली। भूल जाओ, इतना ही काफ़ी है कि मुझे इसका मतलब समझ आ गया है। सच कहूँ तो ये पहली बार था जब मैंने लियू रियान को ऐसे सुसाइडल एक्सप्रेशन के साथ देखा था। सच में बच्चों को पढ़ाना एक कभी ना ख़त्म होने वाला स्ट्रगल है। हमने बहुत देर तक काम किया, आखिरकार ऐसे याद कर लिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि हम तीनों अगले दिन लेट हो गए। इंग्लिश टीचर अपनी सुंदर हाई हील्स पहने हुए हमें भागते हुए देखकर उदास हो गईं और काना मारना शुरू कर दिया। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि भले ही हमने इसे पिछली रात एक क्विज के दौरान याद कर लिया था, ब्याओ और मैं बीच में ही भूल गए थे। लियू रियान के माथे की नसें उभर आईं और वो दांत पीसते हुए पीछे से हमें धीरे से याद दिला रही थी। क्योंकि उसका प्रोनंसिएशन बहुत अमेरिकन था, हम तुरंत पहचान नहीं पाए। आखिरकार इंग्लिश टीचर ने ध्यान दिया। देखो, टीचर जीनियस लोगों को जानता है। आखिर में हम तीनों हॉलवे में खड़े होकर टेक्स्ट को जोर से पढ़ रहे थे। ब्याओ और मुझे बहुत बुरा लगा और हमने चुपचाप लियू रियान से माफ़ी मांगी। लियू रियान ने आह भरी, बहुत उदास लग रही थी। कोई बात नहीं। हमने सुबह के 2 पीरियड में मैथ के टेस्ट किए। दूसरा पीरियड अभी ख़त्म हुआ था और ब्याओ और मैं छठे मल्टीपल चॉइस सवाल पर ही थे कि लियू रियान ने अपना सवाल ख़त्म कर दिया। उसने अपना पेन नीचे रखा, अपनी गर्दन को तान लिया और यूं ही हमारे पेपर्स पर नज़र डाली। हैरान होकर उसने अपनी गर्दन को ज़्यादा तान लिया और उसकी हड्डी खिसक गई। जीनियस लोगों को भी अपनी परेशानियां होती हैं, जैसे वो अभी हॉस्पिटल में है और गर्दन में ब्रेस पहने हुए है। लियू रियान चुपचाप सामने देख रही थी। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। 6 मल्टीपल चॉइस सवाल, एक भी बी सवाल सही नहीं था। एक भी बी सवाल सही नहीं था। उसने खुद से कहा। ब्याओ और मैंने चाहे जो भी कहा, लियू रियान ने हमें अनसुना कर दिया। मुझे चुप रहने को कहा। उस दिन से ब्याओ और मैंने मन लगाकर पढ़ाई करने और टीचर लियू को कभी निराश न करने का फैसला किया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। मैंने टाइम का हिसाब लगाया। आज रात ब्याओ के साथियों को चोर को पकड़ लेना चाहिए था। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। पिछली जिंदगी में लियू रियान की वजह से मैंने 1 महीना हॉस्पिटल में बिताया था। कुछ समय बाद मैं विदेश चला गया। चोर, जिसका नाम चैंग था, पकड़ा गया, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। वो लगातार लियू रियान को कोसता रहा। भाई ब्याओ से पिटने के बाद भी उसे नहीं लगा कि वो गलत था। यहाँ तक कि उसने भाई ब्याओ को गालियाँ दी और उनके टायर पंक्चर कर दिए। फिर पुलिस के सामने वो विक्टिम बनने लगा। स्कूल बहुत कंजूस था।
उनके पास एयर कंडीशनिंग भी नहीं थी। क्लासरूम सर्वेलेंस की तो बात ही छोड़ दें। सर्विलांस फुटेज और पक्के सबूत के बिना उसे चोरी का दोषी ठहराना नामुमकिन था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पब्लिक में इतना गुस्सैल और गुदेल इंसान पुलिस के सामने सिर दर्द, दिल की प्रॉब्लम, चक्कर आने और जी मिचलाने की शिकायत करेगा। उसने भाई बियाव के परिवार से बहुत सारे पैसे भी ऐंठ लिए। पैसे अपने साथ ले गया और जानबूझकर भाई बियाव को भड़काया। स्कूल छोड़ने के बाद भाई बियाव ने उसे लियू रुयान की कब्र पर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। वो ऊपर से मान गया और लियू रुयान की कब्र पर सिर भी झुकाया। वो बहुत सच्चा था। फिर भी अपना कर्ज चुकाने के बाद दूसरी रात उसने लियू रुयान की कब्र में आग लगा दी। जब सब आग बुझा रहे थे, उसने लियू रुयान की कब्र खोदी और उसकी राख चुरा ली। किस्मत से आखिरी समय में भाई बियाव, जो उस रात उसे श्रद्धांजलि देने आया था, ने उसे देख लिया और बोतल से बेहोश कर दिया। आग फैल गई और पहाड़ जल गया। कब्र लूटने और राख चुराने के साथ उसे सजा मिली और जेल हो गई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से एक दिन पहले भी चैंग भाई बियाव के घर की जासूसी कर रहा था। अगर विला एरिया के सख्त सिक्योरिटी गार्ड और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हर जगह सर्विलांस कैमरे ना होते तो नतीजे सोच से भी परे होते। ब्रेक के दौरान मैं कंपनी गया, वकील से वॉइस रिकॉर्डर मांगा और उसे इस्तेमाल करना सीखकर स्कूल लौट आया। लंच ब्रेक के दौरान मैं सोच में डूबा हुआ था। पिछली जिंदगी में मैं हॉस्पिटल में था और भाई बियाव ने मुझे सिर्फ खास बातें बताई थीं। मुझे नहीं पता था कि भाई बियाव के अंडरलिंग्स कब रिपोर्ट करने आए थे। मुझे बस इतना पता था कि ये आज है। फैंग युआन, 2 कॉल ने मुझे जगाया। मैंने अपना सिर घुमाया और लियू रियान की तरफ देखा। पूछा, क्या हुआ? उसने मेरे सामने मैथ के टेस्ट पेपर को देखा। उसकी आवाज़ थोड़ी बेजान थी। इस बेसिक आसान मल्टीपल चॉइस सवाल पर ध्यान दो, इसे यहाँ लाओ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। उसने टेबल पर रखी चीज़ें भाई बियाव की तरफ खिसका दी, जिससे मेरे टेस्ट पेपर के लिए जगह बन गई। मुझे देर से एहसास हुआ, ठीक है, टेस्ट पेपर हमारे बीच है। लियू रियान की आवाज़ बहुत धीमी थी। बाकी सब स्टूडेंट सो रहे थे, इसलिए मुझे उसके बहुत पास रहना पड़ा। इतना पास कि मैं उसकी गर्म सांस अपने कान में लगभग महसूस कर सकता था। हालांकि क्लासरूम में हाल ही में एयर कंडीशनिंग लगी थी और दोपहर में बहुत ठंड थी, मुझे गर्मी और चक्कर आ रहे थे। यहाँ तक कि मेरी उंगलियां भी जल रही थीं। लियू रियान, मैं अब और नहीं समझाऊंगा, मैं समझ गया, मैंने धीरे से कहा। वो और भी करीब आ गई। उसकी नाक लगभग मेरे चेहरे को छू रही थी। शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। उसने धीरे से पूछा, क्या? मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और हमारी नाक हल्के से छू गईं। उसकी गहरी आंखें तुरंत तन गईं। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और हम तुरंत अलग हो गए। दोनों अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। हम दोनों में से किसी ने बात नहीं की। लियू रियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी छाती पीटने लगी। उसकी गर्दन, चेहरा और कान सब लाल हो गए। वो खाली नज़रों से सामने देख रही थी, एकदम सीधी बैठी थी, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी सांस भी रुकी हुई थी। मुझे अचानक वे लड़के समझ आ गए जो उसे चढ़ाना पसंद करते थे। हाँ, ये सच में लत लगाने वाला था। एक बार जब उसे इसका फ़ायदा हो जाता था तो वो छोड़ नहीं पाता था। दोपहर में आखिरी क्लास ख़त्म होने के करीब अगली क्लास का एक लड़का दरवाजे पर आया और बियाओगे को हाथ हिलाया। बियाओगे खड़ा हुआ और बोला कि वो रेस्ट रूम जा रहा है। मैंने तुरंत रिएक्ट किया, अपना हाथ उठाया, टीचर, मुझे भी जाना है। केमिस्ट्री टीचर ने अपना पढ़ने का चश्मा ठीक किया। 2 मिनट बचे हैं, थोड़ा रुको। बियाओगे ने मुझ पर ताना मारा, तुम कितने बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना हाथ उठाना चाहिए? अब क्लासरूम में सिर्फ बियाओ और मैं ही थे। बियाओ ने तुरंत डेस्क पर हाथ पटका, गाली देते हुए कहा, वो कहाँ है? क्या तुमने उसे अरेस्ट किया? छोटे भाई ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, वो डरावना है। वो हमेशा आखिरी लाइन में दीवार के सहारे टोपी पहने और सिर नीचे करके सबको इग्नोर करते हुए बैठता है। पहले कोई उससे टकरा गया था और उसने उसका सिर फोड़ दिया था। वो आदमी पुलिस को फ़ोन करने वाला था, लेकिन उसने कहा कि अगर उन्होंने पुलिस को फ़ोन करने की हिम्मत की तो वो आज रात उन्हें मार डालेगा। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसने अपने परिवार को बताने की हिम्मत नहीं की। बियाओ ने मजाक उड़ाया, वो सच में बहुत शरारती है। कुछ आदमी लो, चलो उसे ढूंढते हैं।